Hey friends, this is Kunal and welcome to my YouTube channel Learn with Kunal। आज हम मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण इनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हमारी पुस्तक में दिया गया है, मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी यानी औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में विकास की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण यानी अपने आसपास के पर्यावरण से यानी प्रकृति से अन्य यानी अनेक प्रकार की अलग अलग क्रियाएं करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के विकास स्तर की सूचक है, यानी प्रौद्योगिकी जैसे जैसे औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ोतरी होती जाएगी वैसे ही समाज में विकास का स्तर ऊंचा बढ़ता ही जाएगा। इसके बाद मानव प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। कोई भी मानव जिसने कोई भी खोज की वह सबसे पहले किसी प्रकृति के नियम को समझकर फिर ही खोज कर पाया है। जैसे कि घर्षण और ऊष्मा के नियमों को समझकर ही आग की खोज हुई। इसके पश्चात हम देखते हैं डीएनए और आनुवंशिकी के नियमों को समझकर ही मानव ने कई बीमारियों पर विजय पाई है। बीमारियों पर विजय और भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि वायु की गति के नियम को समझकर ही अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान जैसे कि वायुयान, अंतरिक्ष यान विकसित किए। यहां तक समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिएगा। अब हम 3 मुख्य विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है पर्यावरण नियतिवाद, सेकंड है संभववाद और थर्ड है नवनिश्चयवाद। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पर्यावरण नियतिवाद। पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद, इसे निश्चयवाद भी कहा जाता है। यह विचारधारा एक जर्मन विचारधारा है। यह विचारधारा जर्मन विचारधारा है, जो सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेटजेल महोदय द्वारा दी गई। फ्रेडरिक रेटजेल महोदय द्वारा दी गई। इस विचारधारा के कई सारे तथ्य हैं, जिनमें से हम एक एक पढ़ेंगे। उसका पहला तथ्य है कि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब प्रकृति ही सबसे शक्तिशाली है। इसके पश्चात ये कहा गया था कि मनुष्य ही प्रकृति की देन है। मनुष्य प्रकृति की देन है और मनुष्य प्रकृति की पूजा करता है। प्रकृति की पूजा करता है। इसके बाद प्राकृतिक दशाओं ने मनुष्य को नियंत्रित कर रखा है। इसका मतलब जो भी इस प्रकृति में प्राकृतिक दशाएं हो रही है, उन सभी ने मनुष्य को नियंत्रित कर रखा है। उस पर प्रकृति का ही हक है। इसके पश्चात इन सभी को देखते हुए एक और तथ्य दिया गया कि मनुष्य प्रकृति का दास अर्थात गुलाम है। अब पर्यावरण निश्चयवाद एक जर्मन विचारधारा है, जो फ्रेडरिक रेटजेल महोदय द्वारा दी गई, जिसमें कई तथ्य है। जिसमें फर्स्ट तथ्य है प्रकृति सर्वशक्तिमान है, यानी प्रकृति सबसे शक्तिशाली है। इसके बाद मनुष्य प्रकृति की देन है, प्रकृति की पूजा करता है, यानी मनुष्य प्रकृति की देन है और प्राचीन समय से ही मनुष्य प्रकृति की पूजा करता आया है।
इसके बाद कहा गया प्राकृतिक दशाओं ने मनुष्य को नियंत्रित कर रखा है। इसका मतलब प्राकृतिक दशाएं जैसे कि जलवायु का परिवर्तन होना, भू आकृति में बदलाव आना, इन सभी ने मनुष्य को नियंत्रित कर रखा है। इसके बाद कहा गया कि मनुष्य प्रकृति का दास तथा गुलाम है, यानी प्रकृति मनुष्य पर नियंत्रण रखती है और मनुष्य को प्रकृति का हर नियम मानना अनिवार्य है। पर्यावरण नियतिवाद निश्चयवाद के समर्थक, पर्यावरण नियतिवाद और निश्चयवाद के समर्थक है फ्रेडरिक रेटजेल महोदय, जिन्होंने कहा कि मानव बुद्धि सभ्यता संस्कृति की तुलना हमें पौधे के तने से करनी होगी। इनका अर्थ था कि मानव की बुद्धि संस्कृति और सभ्यता की तुलना हमें मानव के जन्म स्थान और जन्म स्थान से लेकर शुरू हुए सफर से करनी होगी और स्वतंत्र उड़ान से नहीं कर सकते, यानी किसी भी व्यक्ति को देखकर उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसके बाद इन्होंने कहा कि मानव शरीर कितना भी ऊंचा हो जाए पर पांव जमीन पर ही रहेंगे। इन्होंने कहा कि मानव से कितना भी ऊंचा हो जाए पर पांव हमेशा जमीन पर ही रहेंगे। फ्रेडरिक रेटजेल के पश्चात हिप्पोक्रेटस और अरस्तु ने भी अपनी अपनी विचारधारा रखी, जिसमें से उन्होंने कहा, हिप्पोक्रेटस ने कहा कि एशिया के लोग आराम करते हैं, यानी आलसी है, और यूरोप के लोग मेहनती। और इसी के साथ अरस्तु ने भी कहा कि एशिया के लोग आत्मबल में कमजोर है परंतु बुद्धि में शक्तिशाली। और इसी के विपरीत यूरोप के लोग बुद्धि से कमजोर परंतु आत्मबल में शक्तिशाली। यहां तक समझ में आ गया। हिप्पोक्रेटस ने कहा कि एशिया के लोग आराम करते हैं, यानी आलसी है, और यूरोप के लोग क्या करते हैं, मेहनत। और इसके बाद अरस्तु ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि एशिया के लोग आत्मबल में कमजोर है परंतु बुद्धि से बहुत ही शक्तिशाली है, और यूरोप के लोग बुद्धि से बहुत ही कमजोर है परंतु आत्मबल में बहुत ही शक्तिशाली है। इसके पश्चात इसके कई समर्थक भी हुए, जिनमें से रिटर, हेरोडोटस, एलन सैंपल, जो फ्रेडरिक रेटजेल की अमेरिकन शिष्या थी। अब हम बात करते हैं इसके आलोचकों की। सर्वप्रथम इसके आलोचना फ्रांसिस ने की। इसके बाद हीगल ने कहा कि जिस स्थान पर पहले तुर्क रहते थे वर्तमान में वहां यूनानी रहते हैं। इन्होंने कहा कि जिस स्थान पर पहले तुर्क रह रहे थे उस स्थान पर अब यूनानी रह रहे हैं, इसका मतलब प्रकृति ने मनुष्य को नियंत्रित नहीं कर रखा है। इन्होंने उनकी आलोचना की। इसके बाद सभी लोगों ने उनकी आलोचना करने लगे। इसके बाद है संभववाद की विचारधारा। संभववाद सर्वप्रथम इसमें लुसियन फेब्रे ने
अपना समर्थन रखा और उन्होंने कहा कि प्रकृति जो भी चुनौती मनुष्य के सामने रखती है, मनुष्य उसे अपनी बुद्धि से परख कर हल निकाल ही लेता है। सर्वप्रथम संभववाद के समर्थक वो जिनका नाम है लुसियन फेब्रे, उन्होंने कहा कि प्रकृति जो भी चुनौती मनुष्य के सामने रखती है, मनुष्य उसे अपनी बुद्धि से परख कर हल निकाल ही लेता है। एक और विचारधारक विडाल डी ग्लास जो संभववाद के अग्रणी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने कहा कि मानव प्रकृति के किसी भी नियम से बाध्य नहीं है। वह प्रकृति को समझकर परिस्थिति में बदलाव ला सकता है। विडाल डी ग्लास ने कहा कि मानव प्रकृति के किसी भी नियम से बाध्य नहीं है, यानी उसे प्रकृति के नियम को मानना आवश्यक नहीं है। वह प्रकृति को समझकर परिस्थिति में बदलाव ला सकता है। इन्होंने भी मानव को महत्ता ज्यादा दी है। इसके बाद एक और विचारधारक हुए जिनका नाम है इसाक बोमेन, जो ये भी संभववाद के ही विचारधारक थे। ईसा बोमेन ने कहा कि मानव प्रकृति के नियमों से प्रभावित होता है, न कि प्रकृति का दास है। इनका कहना था कि मानव प्रकृति के नियमों से सिर्फ प्रभावित होता है और यह प्रकृति का दास नहीं है। इसका कई लोगों ने समर्थन भी किया, जिसमें नाम था जेन ब्रूस, कार्ल सावर आदि। संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया और मानव को अधिक महत्ता दी, इसलिए आलोचकों ने इसके कई बार आलोचना की। इन दो विचारधाराओं के पश्चात 1951 में ग्रिफिथ टेलर द्वारा एक और विचारधारा रखी गई जिसका नाम था नव निश्चयवाद।
जो 1951 में दी गई। वो इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल में दी। ये विचारधारा अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन विचारधारा के नाम से भी जानी जाती है। इनकी इस पुस्तक में कहा, इन्होंने लिखा कि मानव के पास बुद्धिमत्ता व बेवकूफी दोनों विकल्पों में चयन करने का मौका है। यानी मनुष्य अपने हिसाब से इन दोनों विकल्पों में से, बुद्धिमत्ता और बेवकूफी में से, अपने हिसाब से इनमें से चॉइस कर सकता है। यदि वो बेवकूफी को चुनेगा तो वह गलत मार्ग पर परिलक्षित होगा, और बुद्धिमत्ता को चुनेगा तो वो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेगा और विकास कर पाएगा। इन्होंने कहा कि यह विचारधारा नियतिवाद व संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। ये जो नव निश्चयवाद है, ये नियतिवाद और संभववाद यानी प्रकृति प्रधान और मानव प्रधान दोनों के मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। और अंतिम में इन्होंने रुको और जाओ की संकल्पना दी। यानी ग्रिफिथ टेलर ने इन सभी तथ्यों के बाद अंतिम में एक संकल्पना दी, जिसमें रुको और जाओ संकल्पना के नाम से जाना जाता है। उनका कहना था कि अगर मनुष्य विकास कर रहा है तो उसे प्रकृति के संदेशों को ध्यान में रखते हुए रुक कर और उसके साथ सामंजस्य बनाकर चलना है। इनके कई समर्थक भी हुए, जिनमें से हंसीगटन, कार्ल सावर आदि। कार्ल सावर पहले संभववाद के समर्थक थे। इसके पश्चात नवनिश्चयवाद सिद्धांत के आते ही इन्होंने इसका समर्थन शुरू कर दिया। बस आज के लिए इतना ही। कल हम मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र, उपागम आदि के बारे में पढ़ेंगे। If you like this video, please hit the like button and more interesting video, subscribe our channel Learn with Kunal. जय हिंद।